नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं फाइनल ओपिनियन पोल। आज बारी देश का फाइनल नंबर जानने की। हम सिलसिलेवार तरीके से राज्य दर राज्य अलग अलग स्टेट्स के ओपिनियन पोल का आंकड़ा नंबर आपको दिखा रहे हैं। अब तक इसी क्रम में 333 सीटों का आंकड़ा हम आपको दिखा चुके हैं और इसका ब्रेकअप आप ऊपर की टाली में देख रहे हैं। इस वक्त एनडीए 214 और इंडिया गठबंधन उससे काफी पीछे 118 पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब इस घंटे उत्तर से लेकर दक्षिण तक के अलग अलग राज्य हैं जिनके ओपिनियन पोल का नंबर आपके सामने हम रखने वाले हैं। कल शाम पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसीलिए आज और कल तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन पब्लिक के मन में क्या है, क्या कहती है देश की जनता, आखिर क्या है जनता का मूड? आइए शुरू करते हैं 24 चुनाव के नतीजों का सबसे सटीक अनुमान, ओपिनियन पोल का आंकड़ा। सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। हमारी सहयोगी शिरीन तैयार है नंबर्स के साथ। तो फाइनल ओपिनियन पोल में अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की 5 सीटें हैं और देखिए मैं कहां खड़ी हूं, लक्ष्मण झूला पुल जो कि ऋषिकेश में मौजूद है। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने जूट की रस्सियों के सहारे इस गंगा नदी को पार किया था और तभी से इसका नाम लक्ष्मण झूला पुल पड़ा है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना लगा रहता है और यहीं से मैं आपको ये फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा बताती हूँ। सबसे पहले वोट शेयर आप देख लीजिए। तो देखिए बीजेपी को 60% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस के खाते में 33% वोट शेयर जा सकता है। सर्वे ये कहता है, सी वोटर के इस सर्वे में 7% वोट शेयर पर अन्य का कब्जा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 60%। अब जरा इन्हें सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो 5 सीटों का ये लेखा जोखा आपके सामने। 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। इस सर्वे के मुताबिक किसी दूसरे के खाते में कुछ भी नहीं जाता हुआ दिख रहा है, ना ही कांग्रेस और ना ही किसी अन्य के खाते में। तो यहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी का, 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई उत्तराखंड से दिखाई दे रही है। इस ताजा सर्वे के मुताबिक और फाइनल ओपिनियन पोल का उत्तराखंड का यह आंकड़ा जिसमें 5 की 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। रोमाना, तो ये बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया है। उत्तराखंड 5 लोकसभा सीटें और जिस तरीके से 2014, जिस तरीके से 2019, इसी तरीके से क्लीन स्वीप 2024 में भी उत्तराखंड में बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और 5 की 5 सीटें बीजेपी के जीतने का मतलब यह है कि अनिल बलूनी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो अपनी पौड़ी गढ़वाल वाली सीट जीत रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से जीत दर्ज कर रहे हैं और ये वो दोनों सीटें हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं जहां पर इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। गढ़वाल से अनिल बलूनी को इस बार मौका दिया गया है, वो जीत रहे हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बार मौका दिया है रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर और वो अपनी सीट जीत रहे हैं। 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की बीजेपी के खाते में जाती हुई। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल यहां स्टूडियो में मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराते हैं जल्दी से। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, अभय दुबे जी, श्री कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष रंजन को फाउंडर डेटा लोक वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक मेहमान बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुजाता पॉल जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सुजाता, मैं आपके पास आना चाह रही हूं। ये जिस तरीके से उत्तराखंड बीजेपी 2014 और 19 की तरह क्लीन स्वीप करके क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा रही है, मतलब अग्निपथ वाला जो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, जो उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा कनेक्ट जनता से करना चाहिए था, अग्निवीर वाला, वो मामला पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है क्या? जहां तक बात है उत्तराखंड की, देखिए मैं उत्तराखंड से आती हूँ और जो ग्राउंड पे मैं देख रही हूँ कि एक अंडर करंट है जिसको शायद हम भी पूरी तरह से नहीं आंक पा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक के मामले में यहाँ के युवा पूछ रहे हैं कि 370 की बात करते हैं और 360 हम पे लगाते हैं और ये इसी के कारण से जो ये कह रहे हैं, एक युवा आज चुनावी मैदान में है इंडिपेंडेंट के तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो फाइट है मेरे हिसाब से सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच की फाइट है और जो लोग नाराज है
वो आज अंडर करंट बनकर ये बता रहे हैं कि ये केवल अग्निपथ योजना की बात नहीं है, ये अंकिता भंडारी का मैटर बहुत बड़ा इशू हो चुका है। पंडा पुरोहित जो है वो खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के, और ये अंडर करंट की तरह से एक नहीं जिसे, लेकिन आप अंडर करंट कह रही हैं, चाहे तो ये अग्निवीर वाला मामला हो या फिर अंकिता भंडारी वाला जो मामला आप उठा रही हैं, उसका ग्राउंड पर सर्वे में तो असर नहीं नजर आ रहा है ना। और सर्वे में तो यही नजर आ रहा है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और उसकी सत्ता पर चढ़ाई बीजेपी ही करती नजर आ रही है। और इसके पीछे बीजेपी को सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा लगता है, जरा जीवीएल से जान लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाऊंगी सुजाता। जीवीएल। रोमाना जी, आपको सभी पैनल में सभी और दर्शकों को नमस्कार। उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए अपने सर्वे के माध्यम से, यह कोई अंडर करेंट या कोई कांग्रेस के रुझान की तरफ नहीं, दुगनी वोट शेयर से भी कांग्रेस की जो वोट शेयर है उससे दुगनी वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक 5 और 5 के 5 लोकसभा जीत रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इसमें हमारे बहुत सारे प्रमुख नेता, हमारे मीडिया प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी जी का भी सीट है, गढ़वाल सीट, जहां आज माननीय अमित शाह जी गए हुए। एक तरह से देखा जाए तो तूफानी समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यहाँ कुछ भी नहीं है कांग्रेस को अपेक्षा रखने के लिए। तो ये 5 on 5 ये बीजेपी के लिए सुरक्षित है। और हिमाचल प्रदेश, पूरे जो हिमालयन स्टेट्स में बीजेपी का एक तरफा जीत होगा, यही हमारा आंकलन। सुजाता, जिस बात को यहाँ पर अंडरलाइन अभी जीवीएल कर रहे हैं कि साहब आप वोट शेयर देखें ना, किस तरीके से बीजेपी डबल की स्थिति में खड़ी हुई नजर आ रही है। अंडर करंट वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। मैं आपको वही बताती हूँ कि जब बात कर रहे हैं हम पौड़ी सीट की, जहां अनिल बलूनी है, वहां पर उन्होंने जिस तरह से शराब के जखीरे इस वक्त बरामद करे जा रहे हैं, जिस तरीके से ये चीजें जनता पकड़वा रही है, और गणेश गोदियाल जी जो गढ़वाल के बेटे हैं, उनके सामने दिल्ली के वो कंटेंडर जो कभी यहाँ आए नहीं, राज्यसभा के सांसद यहीं से है और यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया, और जो सांसद निधि है उसका 61% इस्तेमाल नहीं हुआ। रोमाना जी, टिहरी की सीट पर बिल्कुल गलत जानकारी है सुजाता जी, बिल्कुल झूठ है। एक एक करके वो अपनी बात पूरी रख लें, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। जीवीएल जी, सुजाता जी प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जीवीएल के पास चलती हूँ। टिहरी सीट पर माला राजलक्ष्मी शाह जी हैं, जो तीसरी बार सांसद बनी थी, पहले एक बाई इलेक्शन में, फिर 2 बार, और वो अपने महल से बाहर निकली है जिस वक्त जनता त्रस्त है, और कैपिटल देहरादून टिहरी में आता है, तो नाराजगी बहुत है। और इन 2 सीटों में स्ट्रेट फाइट बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, इसमें कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आइए जीवीएल जवाब दीजिए। देखिए, सुजाता जी के पास शायद सही जानकारी नहीं है। अनिल बलूनी जी राज्यसभा में मेरे साथी सांसद थे, उन्होंने अपने पूरे पैसे गढ़वाल में एक बड़ा हिमालयन एक म्यूजियम बनाने के लिए दिए हैं, जो बड़ा आकर्षण पूरे उत्तराखंड के लिए बनने जा रहा है, पूरे देश के लिए बनने जा रहा है। और वो दिल्ली में एक अपनी सांसद होने के नाते और राष्ट्रीय प्रमुख, राष्ट्रीय नेता होने के नाते दिल्ली में ज्यादातर रहते हैं, उसका लाभ पूरे उत्तराखंड को मिला है पिछले 5 सालों में, पिछले 10 साल में, और आगे वाले 5 साल में सबसे ज्यादा लाभ अनिल बलूनी से होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जनता को उस पर पूरा भरोसा है। ठीक है सुजाता जी, मेरा सवाल जरा सा इससे हटकर है, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देने में आसानी होगी। और वो ये कि यहाँ पर बहुत से मुद्दों की हमने बात तो कर ली, लेकिन यूसीसी उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने जो प्रतिबद्धता जताई थी उसको पूरा किया। इसके अलावा अभी पिछले दिनों वो सिलकियारा सुरंग, जहां पर 41 जिंदगियां फंसी हुई थी, और वहां पर सरकार की तरफ से जो सक्रिय भूमिका निभाई गई और उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे बीजेपी की छवि जो है उसको बूस्ट मिला है, और ये उसी का नतीजा कि 5 में से 5 उत्तराखंड में बीजेपी की झोली में? बिल्कुल नहीं रोमाना जी, आपको बता दूं कि यूसीसी का कोई मुद्दा है ही नहीं उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है,
इसलिए पोलराइज करने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। इसका जो प्रोपेगेंडा है वो अन्य प्रदेशों में करने के लिए भाजपा ने इस्तेमाल किया। सिलक्यारा टनल पर सवाल है कि नवयुगा कंपनी से आप 55 करोड़ रुपए लेते हैं, ये जनता कह रही है। जो अग्निवीर योजना से त्रस्त है, जो हमारे सैनिक है, पंडा पुरोहित है या महिला सुरक्षा, 9 स्टेट्स, हिल स्टेट्स में से नंबर 1 पोजीशन पे है महिला अपराधों में उत्तराखंड। और उस पर अनिल बलूनी जी एक शब्द नहीं बोलते, तो जीवीएल जी क्या बोल रहे हैं शायद उनको खबर ही नहीं है। जनता उनके खिलाफ। चलिए ठीक है, ये आर पार वाला चक्कर तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि आप कह रही हैं कि साहब मुसलमानों की आबादी इतनी कम है, और वहीं दूसरी तरफ जब बात लैंड जिहाद, मजार जिहाद की आती है तो फिर कांग्रेस ही बीजेपी सरकार को घेरती है, कहते हुए कि साहब ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। सीधे आपको दक्षिण भारत लेकर चलते हैं, और दक्षिण का वो राज्य जहां पर बीजेपी अकेले नहीं बल्कि साथियों के साथ इस बार जोर आजमाती हुई नजर आ रही है। जी, मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रही हूं। उसका मूड क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शीरीन के पास। तो दक्षिण भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश, और उसका आंकड़ा बताने का वक्त है, लेकिन उससे पहले मेरे पीछे आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद तिरुपति बालाजी का ये मशहूर प्रसिद्ध मंदिर। और यहीं से देखिए आंकड़ा भी आपके सामने आ गया है। 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, और वोट शेयर 47% वोट शेयर एनडीए के खाते में यहां जा सकता है। 2% महज इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। उसके बाद 40% वाईएसआरसीपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है वोट शेयर, और 11% पर अन्य कब्जा कर सकते हैं। तो ये वोट प्रतिशत आंध्र प्रदेश की इन 25 सीटों का किसको कितना वोट प्रतिशत जाता हुआ दिख रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हुए जल्दी से आपके सामने सीटों में इन्हें कन्वर्ट करते हैं, और सीटें किसे कितनी मिल सकती हैं ये भी आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश का ये ओपिनियन पोल, ये सर्वे, जिसके आंकड़े देखिए 20 सीटों पर एनडीए गठबंधन कब्जा कर सकता है इन 25 सीटों में से, और इंडिया गठबंधन को यहां पर कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वाईएसआरसीपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, सर्वे ये कहता है। अन्य के खाते में भी कुछ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा यानी कि 25 में से 20 सीटों पर कब्जा एनडीए गठबंधन आंध्र प्रदेश में कर सकता है। ओपिनियन पोल में यही निकलकर इस सर्वे में सामने आया है। रोमाना, बिल्कुल, तो त्रिकोणीय लड़ाई आंध्र प्रदेश की, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया, और साथ में वाईएसआर तीसरा कोण बनाता हुआ इस लड़ाई का। और यहां पर सीधे सीधे फायदा जो है वो एनडीए को होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 47% वोट शेयर के साथ 25 आंध्र प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें, उनमें से 20 सीटें जीत सकती है। ये एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का बड़ा अनुमान है। पिछली बार आपको ध्यान होगा वाईएसआर ने एक तरीके से आंध्र प्रदेश स्वीप किया था। 25 में से 22 सीटें वाईएसआर ने जीती थी। टीडीपी के खाते में महज 3 सीटें आई थी। अलग अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जीवीएल से, और उनसे जानते हैं ये साथियों का साथ रास आ गया बीजेपी को। जीवीएल, बिल्कुल रुमाना जी, पिछले चुनाव में जैसा आपने बताया 22 सीट के साथ एक बड़ी जीत हासिल की वाईएसआरसीपी ने, और केवल 3 सीटें मिली थी टीडीपी को, तेलुगुदेशम पार्टी को, और हमें कुछ नहीं मिला था। इस बार एक गठबंधन, एक तरह से देखा जाए तो एनडीए के मजबूत गठबंधन बनने के कारण वाईसीपी को एक बड़ी हम एक टक्कर दे रहे हैं, और 20 सीट जीतना एक दक्षिण के राज्य में एनडीए समूह के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे पार्टी के जो इस प्रकार गठबंधन का विस्तार करने का जो निर्णय था उसका सही रूप, सही तरीके से हमें फायदा मिल रहा है। ये आंध्र प्रदेश में बाकी किसी दक्षिण राज्य के तुलना में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एनडीए को लाभ इस चुनाव में होने वाला है। यही आपका सर्वे का नतीजा है। हम इसको लेकर बीजेपी कर्नाटक से भी बेहतर होगा आंध्र प्रदेश, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये एनडीए का, कर्नाटक में बीजेपी का है, बीजेपी और जेडीएस दोनों करेक्ट, लेकिन मैं पिछले चुनाव के तुलना में कह रहा हूँ 2019 में हमको 26 सीट मिली थी केरल, कर्नाटक में 25 हमें और एक इंडिपेंडेंट को समर्थन किया। आंध्र में हमें कुछ नहीं मिला था, बीच को हासिल हुआ था, लेकिन इस बार एनडीए को 20 सीट हासिल हो रहे हैं। ये मैं उस कंपैरिजन में कह रहा हूं। तो एक बड़ी बहुत बिल्कुल 2019 में बीजेपी का जो वोट शेयर है आंध्र प्रदेश में वो 1% से भी कम था। सीट तो खुलने का हम बात ही छोड़ दीजिए। और कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलने जा रहा आंध्र प्रदेश में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सुजाता से जानते हैं कहां तो 14 से पहले आंध्र प्रदेश
कांग्रेस के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान रखता था, और कहां अब ये हाल हो गया है सुजाता जी, चाहे 2019 और अब 2024 में भी एकदम बेरंग रहने वाली आंध्र प्रदेश में कांग्रेस? बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखेंगे, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमारा संगठन भी बहुत कमजोर हो चुका था और हम बहुत कमजोर हो गए थे, और जिस तरह से हमारी हालत हो गई थी उससे उबरने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो भाजपा जो कह रही है एनडीए के बारे में, और ये तेलुगु देशम पार्टी के मेनली, क्योंकि मैं तेलंगाना में हूँ पिछले जनवरी से, और मैंने यहाँ पे और आंध्र प्रदेश को देखा है बहुत करीब से, और मैं ये देख रही हूँ कि डेफिनेटली एनडीए के पक्ष में टीडीपी के माध्यम से जरूर और सीटें आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे जो कम्युनिटीज है अगर आप उनको देखें तो वो कोस्टल रीजन जो है वो वाईएसआर के पास चला गया था, लेकिन अब वहां पे क्योंकि कडप्पा से वाईएस शर्मिला जी चुनाव लड़ रही हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे है जहां कांग्रेस को उन्होंने बड़ा मजबूत किया है, क्योंकि वो धरातल पर दिख रही है, वाईएसआर नहीं दिख रही है। और जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए बहुत कमजोर है, टीडीपी बहुत कमजोर हो चुकी है। कम्मा कम्युनिटी के जो सारे वोट्स है अगर एक तरफा भी मान ले आप तो भी 10 या 12 सीट से ज्यादा उनको भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, मैं जीवीएल आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आंध्र प्रदेश के अंदर अभी सर्वे ये कह रहा है कि एनडीए सबसे बड़े दल के तौर पर सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ नजर आ रहा है, लेकिन जिस बात को यहाँ पर सुजाता जी अंडरलाइन करने की कोशिश कर रही है कि कॉन्ट्रडिक्शंस, और कॉन्ट्रडिक्शंस इस लिहाज से, विरोधाभास इस लिहाज से कि चाहे तो परिवारवाद का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जिसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी राजनीति आगे बढ़ाती है, अब वही टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू 50 दिन से ज्यादा जेल में गुजार कर आ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट स्कैम के चलते। और साथ ही दूसरी तरफ ये जो तुष्टीकरण की आप बात करते हैं, तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वहां पर तो टीडीपी खुद ही बता रही है और स्कीम ऐसी कह रही है कि हम मुस्लिम लड़कियों को शादी में 1 लाख रुपया देंगे, वो हज हाउस बनाने का कहीं ना कहीं श्रेय ले रही है। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन इस गठबंधन में? रुमाना जी देखिए, जब आंध्र जैसे राज्य में हम गठबंधन बनाते हैं, ये हम अपने अस्तित्व को या अपने विचारधारा को कभी डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना विचारधारा है, हमने हमारे जो भी स्टैंड है हमने मोदी जी की गारंटी के रूप में बीजेपी के संकल्प पत्र में हमने शामिल किया है। हमने कुछ अपने राम मंदिर के मुद्दा हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, उन मुद्दे पर हम कायम हैं, बट एट द सेम टाइम हम दूसरे पार्टी को ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो हमसे बड़ी पार्टी है आंध्र प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो, इसलिए उनका किसी पक्ष के लिए, किसी वर्ग के लिए कुछ घोषणा करना है तो उनकी अपनी अधिकार है। हम हो सकते हैं सहमत नहीं हो, बट लेकिन हम उनको गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, आपने स्थिति साफ कर दी है। स्टूडियो में जो मेहमान है उनसे जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। कृष्णा सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो नंबर्स आ रहे हैं आंध्र प्रदेश, आपका असेसमेंट? मुझे तो लगता है अजीब है, क्योंकि देखिए कल तक तो जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि हम टीडीपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, अब एकदम से आपने हाथ मिला लिया। जिस आदमी के ऊपर आपने ईडी को लगाया, रेड किया है, अब कल उन्हीं के साथ आप मित्रता, ये इसका कोई असर तो होगा ना कहीं। और दूसरा, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज भी आंध्र प्रदेश के लोग यही सोचते हैं कि भाई कांग्रेस के कारण हमारा स्टेट टूट गया है और तेलंगाना बना है। शायद इसका असर अभी तक गया नहीं है, मगर जिस तरह से वाईएसआर का है, ये उसके फादर का अभी भी काफ़ी असर है। और दूसरा है कि अगर वाईएसआर आ भी जाए, मेरे को ये तो लगता है कि बीजेपी की कोई खतरा नहीं है अगर बीजेपी को नंबर भी नहीं आए, क्योंकि पहले भी वाईएसआर इन्हीं के साथ रहा है, सेंटर में भी जब भी कुछ हो तो सपोर्ट करता रहा। तो भाई एक तो है कि एकदम से जहां आपके पास 0.9% वोट शेयर था, से भी कम, लेकिन वो गठबंधन एक सीट भी नहीं था, वहां से अब 20 थोड़ा सा पूरे गठबंधन को यहाँ पर 20 सीटें मिलती हुई एनडीए की। फिलहाल सर्वे यही कह रहा है। एबीपी न्यूज पर फाइनल ओपिनियन पोल का सिलसिला लगातार जारी है, और अब बारी दक्षिण के उस राज्य की है जिसके अस्तित्व में आने के बाद पहला मौका था 23 के विधानसभा चुनाव में, जब उस राज्य की सत्ता में कांग्रेस काबिज हो पाई। जी, तेलंगाना की बात मैं कर रही हूं, और तेलंगाना की तस्वीर 24 चुनाव को लेकर क्या रह सकती है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास।
तो अब तक आप 363 सीटों की पूरी पिक्चर देख चुके हैं ओपिनियन पोल में। अब बारी है तेलंगाना की और मेरे पीछे हैदराबाद की ये चार मीनार आप देख रहे हैं और यहीं से आपके सामने हम डेटा रखने जा रहे हैं कि इस सर्वे में तेलंगाना की क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो सबसे पहले आपके सामने वोट शेयर, ये देखिए वोट शेयर किसे कितने मिलता हुआ। 26% वोट शेयर एनडीए को मिल सकता है। इसी के साथ यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में 42% वोट शेयर जा सकता है और बीआरएस को 27% वोट शेयर मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि एआईएमआईएम को 2% वोट शेयर मिल सकता है और 3% अन्य के खाते में जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा 47% जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना राज्य की बात कर रहे हैं हम। अब जरा इन 17 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल रही हैं वो आंकड़ा भी आपके सामने इस वोट शेयर के बाद रख देते हैं कि किसके खाते में कितनी सीट जनता इस ओपिनियन पोल में, इस फाइनल सर्वे में देती हुई दिख रही है। तो देखिए 5 सीटों पर एनडीए कब्जा कर सकती है, 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा कर सकता है। इसी के साथ 1 सीट बीआरएस के खाते में जा सकती है। सर्वे के मुताबिक 1 सीट एआईएमआईएम को मिल सकती है, अन्य का खाता यहां पर नहीं खुलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा यानी कि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकती है इस सर्वे के मुताबिक। रोमाना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से खुशखबरी है जो तेलंगाना से आ रही है इस रूप में कि 2019 के मुकाबले 7 सीटों का फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ। तेलंगाना में 2019 में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और इस बार वो आंकड़ा बढ़कर 10 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 2019 में 4 और इस बार 5 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ा झटका यहां पर बीआरएस को लग रहा है। 9 सीटें जीतने वाली बीआरएस अभी पिछले दिनों जिसका राज्य के विधानसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ हुआ, अब लोकसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ होता हुआ। हालांकि वोट शेयर आपने देखा कैसे बीआरएस का करीब 27% के आसपास इंटैक्ट, लेकिन सीट के लिहाज से सिर्फ 1 सीट यहां पर बीआरएस को मिल रही है। एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई, मतलब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद वाली अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से रिएक्शन लेते हैं, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। अभय जी, इससे पहले हम आंध्र की बात कर रहे थे और अब तेलंगाना। आंध्र में कांग्रेस के हाथ खाली, लेकिन तेलंगाना से कांग्रेस के लिए खुशखबरी। देखिए, अभी तक इसी वोटर के जो भी सर्वेक्षण हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में देखे हैं उसमें आमतौर पर वाईएसआर कांग्रेस को 42% वोट दिखाया गया है। इस बार 2% उनके वोट कम दिखाए गए हैं। इस सूरत में भी जिस पार्टी को जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है यानी सत्ता में है, अगर 40-42% वोट अकेले दम पर मिल रहे हैं उसका एकमात्र संकेत यह है कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है वहां पर। इसलिए यह मानना कि दूसरी तरफ सारी की सारी सीटें चली जाएंगी, सारे वोट चले जाएंगे, ज्यादा ये हम मान सकते हैं कि तेलुगु देशम और भाजपा का जो गठजोड़ है वो टक्कर दे रहा है उनको। लेकिन यह चुनाव किसी भी कीमत पर आंध्र प्रदेश में एक तरफा चुनाव नहीं है। दूसरे, हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश राजनीतिक रूप से सामुदायिक रूप से बटा हुआ है। एक रेड्डियों का प्रभाव है, फिर कम्माओं का प्रभाव है, कापुओं का प्रभाव है। रेड्डी और कम्मा 2 बहुत बड़े बड़े प्रभाव क्षेत्र हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए कि कांग्रेस को ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है वहां पे। इसका मतलब रेड्डी प्रभाव क्षेत्र जो है ना, उसके अंदर कोई वोट बहुत ज्यादा बटा और बिखरा नहीं है उसके अंदर। तो मुझे लगता यह है कि वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस बहुत करारी टक्कर देगी और नतीजे कुछ थोड़े से भिन्न भी आ सकते हैं। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं उसका और गहराई से दिबांग के पास चलती हूँ मैं विश्लेषण के लिए, और वो इस रूप में दिबांग कि यहाँ पर जो एक तर्क अभय जी लेकर आए हैं 2019 में चलते हैं। 2019 में इसी तरीके से जो टीडीपी थी अपने दम पर वो 40% वोट शेयर के साथ थी और जो वाईएसआर थी वो करीब 49% वोट शेयर। तो वहां पर 9% वोट शेयर और क्लीन स्वीप वाईएसआर ने किया था। 22 सीटें तब वाईएसआर को मिली थी। तो क्या तब्दीली है इस बार भी ये मुमकिन हो सकता है दिबांग? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, और अभय जी मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी बात अगर बड़ी तस्वीर देखें, चूँकि हम लोग दिल्ली में हैं और देश का पूरा देख रहे हैं जो चुनाव का ओपिनियन पोल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चाहे कितनी भी सीटें मिलें, चाहे आप टीडीपी हों या आप जगन की पार्टी हों, आप समर्थन देते हैं बीजेपी को। एक तरीके से ये सीटें बीजेपी के पास ही जाती हैं, इधर उधर नहीं जाती हैं। जब से एक केस खुला है तो टीडीपी पक्का है, टीडीपी दाएं बाएं कांग्रेस के साथ भी हो जाती थी, अब बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, तो वो टीडीपी का वोट भी बीजेपी की तरफ ही जाएगा। एक बड़ी बात ये है, मेरे ख्याल से ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं बोलना चाहता हूँ जिस तरह से तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, देखिए तेलंगाना में चुनाव में आप पहली बार एक नया मुख्यमंत्री देख रहे हैं और एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बहुत आक्रामक है। अगर कांग्रेस को अपना भविष्य देखना है
तो इसी तरह से रेवंत रेड्डी जैसे ही उनको नेता की ज़रूरत है, जिसने क्या किया, जैसे ही वो आए उसके बाद उन्होंने बीआरएस के खिलाफ एक पूरा वाइट पेपर निकाला। उन्होंने ये देखा कि किस तरह से डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होनी चाहिए, वो काम वहाँ पर चल रहा है। उन्होंने ये पाया कि किस तरह से फ़ोन की टैपिंग होती थी, उसमें एक्सटॉर्शन होता था। ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ निकाली और आक्रामक भाषण देने वाला, काम करने वाला, ज़मीन पर आक्रामक भाषण देने वाला, यानी वो क्या कहते हैं, वो केसीआर को कह रहे हैं कि भाई आप अभी चुनाव हारे हैं, आपके कूल्हे की हड्डी टूटी है, आपकी बेटी जेल में गई है, आप अपने भाषणों में संयम रखिए, अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। जो इतने उछाल से बात करते थे केसीआर के, आपने भाषण सुने होंगे जब ये पूरा राज्य बनाने की बात हुई, इतने उछाल से, इतने आक्रामक भाषण करने वाले केसीआर ढीले पड़ गए हैं। तो एक अगर कांग्रेस को रिवाइवल चाहिए तो उन्हें इस तरह के स्थानीय नेता ढूंढने पड़ेंगे जो अपने राज्यों को संभालें, लोकसभा सीटों को संभालें और विधानसभा सीटों को संभालें। लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से जो चलती थी, मेरे ख्याल से वो दिन अब लग गए। बिल्कुल, तो मैं इस पर सुजाता आप रिएक्शन जरूर दीजिएगा। क्यों लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना जैसे राज्य और रेवंत रेड्डी जैसे नेता से आगे के लिए? लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आशीष से लेते हैं। आप किस रूप में देख पा रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ये जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं, इन दक्षिण के राज्यों में निर्णायक मुद्दे आपकी नजर में क्या रहने वाले हैं? देखिए, दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये साउथ की कोई भी स्टेट उठा लीजिए, ज़्यादातर समय वहाँ की जनता जो है, एक तो बाइपोलैरिटी होती है, मतलब जो मेन पार्टीज होते हैं उसको ठीक ठाक संख्या में वोट मिलती है और सरकार बदलते रहती है, 10 साल तो मैक्सिमम उधर होता है। तो आंध्रा में अगर सरकार पलट जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि टीडीपी के पास ऑलरेडी 40% वोट पिछले चुनाव में भी थी। फिर जनसेना जो पवन कल्याण जी की पार्टी है वो 6% ऐसे, और वो कापू कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं, जिसकी पवन कल्याण जी, बिल्कुल। तो उनकी आराम से वो 15 के कई अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन वो ठीक ठाक संख्या में उनकी पॉपुलेशन है, वो स्प्रेड है। उनकी जो सबसे बड़ी एस्पिरेशन कापू कम्युनिटी की वो है कि हाल के दिनों में और पहले भी वहाँ कोई उस कम्युनिटी से मुख्यमंत्री नहीं बना, वो रेड्डी कम्युनिटी और कामा कम्युनिटी की जो बात है वो रही। दूसरी, हैदराबाद के एक दूसरा तथ्य ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा में आप देखेंगे, खासकर तेलंगाना और आंध्रा दोनों में, जिस एक पार्टी को जो भी खासकर रूलिंग होती है उसको दोनों जगह फायदे मिलते हैं। ऐसा नहीं, आप देखेंगे कि असेंबली में वो पीछे हो गए और लोकसभा में उनको ज़्यादा सीटें मिल रही है। तो एक कमोबेश सिमिलैरिटीज है। तो तेलंगाना में रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, और विधानसभा में जो स्प्लिट वोट कई राज्यों में हमें देखने के लिए मिलता है वो मेजर नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत 2-4% का आगे पीछे हो सकता है। तो ट्रेंड वही रहेगा जो कि सर्वे में भी आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वहाँ तेलंगाना में चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे एक लाइन में उत्तराखंड के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बोलना चाहूंगा जो शुरू में जिक्र हो रहा था और वो कांग्रेस की बड़ी प्रॉब्लम भी है। एक तो ये कि उत्तराखंड में जो मार्जिन थी पिछले 2019 के चुनाव में वो काफ़ी मैसिव थी, तो उसको गैप को कम करना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरी 14 में भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन थी और वो ऐसे भी आर्मी बहुत, मतलब वहाँ से सेना में बहुत सारे लोग जाते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन तो ऐसे भी 1% से कम है। लेकिन एक और उसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि 2009 में कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीती थी। वहाँ एक तरफा चुनाव होता है चाहे जिस भी, लेकिन उसमें जब रिफ्लेक्ट अंतर देखेंगे आप तो कांग्रेस के वोट जो थे वो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख इस रेंज में थे। जब 2019 में बीजेपी वहाँ जीतती है तो उनको वोट आते हैं 6 लाख, 7 लाख और कांग्रेस का वोट वहीं के वहीं आसपास है। तो कांग्रेस अपने एब्सोल्यूट नंबर में जब तक कोई मेजर गेन नहीं करेगी तब तक उनका बड़ा बदलने वाली नहीं है। उत्तराखंड के संदर्भ में आपने ये बात कही, जहां पर इस बार भी नजर आ रहा है कि बीजेपी 61% वोट और जो कांग्रेस पार्टी है वो करीब 32% वोट के आसपास नजर आ रही है। तो उत्तर के राज्यों से लेकर दक्षिण के राज्यों तक सिलसिलेवार तरीके से एक एक राज्य के आंकड़ा का सिलसिला आपके सामने रखने का जारी है। अभी तक 380 लोकसभा सीटों की तस्वीर आपके सामने आ चुकी है, जिसमें एनडीए 244, इंडिया गठबंधन 128 पर, और जो 2 दक्षिण के राज्यों का हमने आंकड़ा दिखाया है, तेलंगाना को लेकर जरा चर्चा करेंगे जल्दी से। जीवीएल के पास चलते हैं। जीवीएल कहां तो एक वक्त में माना जाता था कि बीआरएस को चुनौती देते हुए तेलंगाना में दूसरे नंबर की पार्टी और फिर ग्रेजुअली सत्ता में कौन पहुंचेगा, बीजेपी, और कहा हाल ये है कि बीआरएस तो खिसक गई लेकिन सत्ता में कांग्रेस पहुंच गई, बीजेपी कहां रह गई पीछे? रवाना जी, आपके जो वोट प्रतिशत के जो अनुमान हैं ये इससे मुझे लगता है वास्तविक स्थिति से काफी अलग है।
और हो सकता है पता नहीं कब ये सर्वेक्षण किया गया, क्योंकि 27% वोट बीआरएस के लिए मिलना आज के दिन में नामुमकिन लग रहा है। ये तो बहुत खिसक गया है बीआरएस। पिछले बार लोकसभा का भी चुनाव देखेंगे, हम केवल विधानसभा में एक विधानसभा सीट जीते हैं दिसंबर 2018 में, और 4 महीने के बाद हमने 4 लोकसभा सीट जीते हैं विद इन स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। और बीआरएस काफी किसकी थी, तो इस समय भी हमें एक्चुअली ये द्विकोणीय एक डायरेक्ट चुनौती होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वो तो दिख रहा है सर, और बिल्कुल। बीआरएस 10-12% तक सिमट जाएगी। तो इस स्थिति में बीजेपी इससे काफी बेहतर करेगी। हमारा जो आंकलन है, देखिए अभी जो हमारे सर्वे में नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है जो आप कह रहे हैं, लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है, लेकिन हमारे सर्वे में बीजेपी जो है वो डिस्टेंट सेकंड नजर आ रही है। पर आप जो बात कह रहे हैं, सुजाता, आपको लगता है कि आर पार वाला टक्कर हो पाएगा और ये बीआरएस को जो वोट परसेंटेज जाता हुआ है उसकी उम्मीद जीवीएल कर रहे हैं कि वो शिफ्ट होकर बीजेपी के पास आ जाएगा? सुजाता, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो भगदड़ मची हुई है बीआरएस में, हमारे को तो ये मुश्किल होती है। वो तो दोनों तरफ जाने के लिए मची हुई है ना। बीआरएस में जितनी भगदड़ भागकर लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, उतनी तेजी से भागकर बीजेपी की तरफ भी तो जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले तो उनको किडनैप करके ले जाते हैं, उनके कपड़े भी पड़। नया एंगल। लेकिन मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात सही कह रही है कि जो मतलब कंपटीशन है वो डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन डिवाइड बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जनता कह रही है उन्हीं के शब्दों में बता रही हूँ। तेलंगाना प्रजालू अंटुनारू, कांग्रेस की पति हेडू और बीजेपी की सुन्ना अंटे, मतलब कि बीजेपी को मिल रहा है 0 यानी कि अंडा, और कांग्रेस को मिल रहा है 17। तेलंगाना में रहते रहते आपने भाषा भी खूब उस पर पकड़ बना ली और जबरदस्त अंदाज में अपनी अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।